अब देखिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्या? कैपिटल गेन्स। क्या है ये? कैपिटल गेन्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है। पीजीबीपी जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही कैपिटल गेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोविजंस है वो कहाँ पे है? सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 ए तक, यानी सेक्शन जो है 45 ए से लेके सेक्शन 55 ए तक कैपिटल गेन्स के प्रोविज़न है। और फंडामेंटली किसी इनकम को कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होने के लिए कैपिटल असेट होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए और उसका होना चाहिए ट्रांसफ़र। क्या है? कैपिटल असेट हो और उसका हो ट्रांसफ़र, तो होने वाले गेन्स आपके क्या कहलाए जाएंगे? कैपिटल गेन्स कहलाए जाएंगे। कैपिटल असेट हो और उसका ट्रांसफ़र हो तो होने वाले गेन्स क्या कहलाए जाएंगे? कैपिटल गेन्स कहलाए जाएंगे। कैपिटल गेन्स, कैपिटल असेट होना चाहिए 214 में, ट्रांसफ़र होना चाहिए 247 में, तो कैपिटल गेन्स होगा। अब एक बार आप चार्जिंग सेक्शन देखिए। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, यानी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम क्या? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। अराइजिंग फ्रॉम क्या? ट्रांसफर ऑफ, क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए ऑफ कैपिटल असेट। क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए कैपिटल असेट का, which has been effected in the previous year. The same has been effected in the previous year, unless exempt under section 54 या 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, unless exempt under 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G and GA and 54H। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन है, अगर एग्जेम्प्ट है तो बात अलग है। अदरवाइज एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेल इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल अनलेस एग्जेम्प्ट अंडर दीज सेक्शंस। ये चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ये चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एंड इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो कैपिटल असेट हो, उसका ट्रांसफर हो और वो ट्रांसफर एग्जेम्प्ट नहीं हो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 54, तो आपको जो प्रॉफिट और गेन होगा वो कैपिटल गेन्स हेड में होगा। अब टर्म कैपिटल असेट को कैसे डिफाइन किया है? कैपिटल असेट को कैसे डिफाइन किया है? कैपिटल असेट को सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने डिफाइन किया है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने कैपिटल असेट को डिफाइन किया है। कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, हर तरह के राइट्स, हर तरह के प्रॉपर्टीज क्या है? कैपिटल असेट के एम्बिट में आ रहे हैं, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, भले ही से उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। उसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा हेल्ड सिक्योरिटीज, भले ही से स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में भी हो तो भी वो कैपिटल असेट के एम्बिट में आएगा। और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप जो 1 फरवरी 2021 के बाद जारी की गई है और जो एग्जेम्प्ट नहीं है, बेसिकली वो भी क्या है? कैपिटल असेट के एम्बिट में आ रहा है। तो देखिए, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with the business or profession। या फिर क्या है? any securities
held by foreign institutional investor, any securities held by foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under SEBI. उसके अलावा क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट ऑफ क्या, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी issued say on or after 1st of February 21, issued on or after 1st of February 21, to which exemption under 1010D, to which exemption under 1010D does not apply. ठीक है, कब नहीं अप्लाई हो रहा है एग्जेम्पशन, जब प्रीमियम पेएबल exceeding rupees 2,50,000 for any of the previous years during the term of such policy. प्रीमियम क्या है, एक प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा हो, और अगर एक से ज़्यादा पॉलिसियाँ ली हुई है और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी अगर एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया, जैसे आपने यूलिप ए ली, यूलिप बी ली, यूलिप सी ले ली, अब इसका प्रीमियम 2 लाख था जो चल रहा है, ये नई पॉलिसी और ले ली 1 लाख रुपए की, तो अब यह इन एग्रीगेट प्रीमियम किससे ज़्यादा हो गया, 2.5 से हो गया, तो अब एक पॉलिसी और ले ली 50,000 की, तो अब आप 2.5 लाख रुपए वाली जो पॉलिसी है, ये यूलिप ए, यूलिप सी, इसको एग्जाम करा सकते हो, यूलिप बी, यूलिप सी को एग्जाम करा सकते हो, ठीक है, ऐसे एग्जाम करा सकते हो, ए टैक्सेबल हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कितनी इनकम आपको मिल रही है उस पर। तो कहने का मतलब ये है, ये यूलिप बी क्या है, कैपिटल एसेट के एम्बिट में आ रहा है, पर क्या शामिल नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड से एनी स्टॉक इन ट्रेड, क्या शामिल नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड इन पॉइंट नंबर 2, कंज्यूमेबल स्टोर, स्टॉक इन ट्रेड शामिल नहीं है, कंज्यूमेबल स्टोर शामिल नहीं है, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, क्या शामिल नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि इसके ट्रांसफर करने पे क्या होएगा, आपके पीजीबीपी की इनकम होगी, पीजीबीपी की इनकम होगी, पर अगर सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय एफआईआई, भले ही से क्या है, स्टॉक ही है, उनका स्टॉक ही है, then also it will be regarded as a capital asset, then also it will be regarded as कैपिटल एसेट, इसको क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा। उसके अलावा क्या शामिल नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या शामिल नहीं है, पर्सनल इफेक्ट शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, पर्सनल इफेक्ट शामिल नहीं है, that is to say movable property including wearing apparel and furniture, personal effects, that is to say movable property including wearing apparel and furniture held for personal use by the SSE or any member of his family, held for personal use by the SSE or any member of his family dependent on him, held for personal use by the SSE or any member of his family dependent on him, but excluding jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures और any work of art, यानी पर्सनल इफेक्ट शामिल नहीं है कैपिटल एसेट के एम्बिट में, परंतु ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और वर्क ऑफ आर्ट, ये क्या है, बेसिकली कैपिटल एसेट है, ये क्या है, कैपिटल एसेट है। सेम शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, ये क्या है, कैपिटल एसेट है, सेम शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। उसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या हो गया, वो एग्रीकल्चर लैंड हो गया
which is not situated in urban area, which is not situated in urban area, जो कि क्या है, अर्बन एरिया में सिचुएटेड नहीं है, जो कि कहाँ सिचुएटेड नहीं है, अर्बन एरिया में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, अब अर्बन एरिया क्या हो गया, जहाँ पॉपुलेशन 10,000 या मोर अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। ठीक है, किसकी, म्यूनिसिपैलिटी की और कैंटोनमेंट बोर्ड की। अब अगर 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, एक्सीड कर रही है 10,000 से, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उससे 2 किलोमीटर वाला एरिया भी अर्बन एरिया है। 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसकी परिधि से 6 किलोमीटर एरिया, जो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट्स है उस शहर की, उससे 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया के एम्बिट में आएगा। 10 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन, एक्सीड करती है 10 लाख से ज़्यादा, तो उससे 8 किलोमीटर की परिधि वाला एरिया भी क्या है, अर्बन एरिया की एम्बिट में आ रहा है। तो अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल असेट। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, कैपिटल असेट। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, कैपिटल असेट। उसके बाद क्या नहीं है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स विच हैव बीन इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। फिर आपके पास आता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अंदर जारी किए गए। पर ये ध्यान रखिएगा, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज अ कैपिटल असेट। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये कैपिटल असेट। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये कैपिटल असेट है। ठीक है, पर वो टैक्स लगेगा नहीं, अगर रिडेम्पशन पे पैसा मिलेगा इंडिविजुअल को तो वो बात अलग है, ट्रांसफर के एम्बिट में नहीं आ रहा। अब तो कैपिटल असेट क्या हो गया, कैपिटल असेट हो गया मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, यूलिप्स, फिर क्या शामिल नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड शामिल नहीं है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, मूवेबल्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल और फर्नीचर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया, कैपिटल असेट हो गया। अब कैपिटल असेट दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल असेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, एक हो गया आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, यदि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग डज नॉट एक्सीड 36 months immediately preceding डेट ऑफ ट्रांसफर, तब तो ये शॉर्ट टर्म है। परंतु अगर ये शेयर्स है ऑफ अनलिस्टेड कंपनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये हो जाता है 24 महीने पीरियड, और जो सिक्योरिटीज है अदर देन यूनिट लिस्टेड इन आरएससी, जो सिक्योरिटीज है लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अदर देन यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल यूटीआई, या फिर क्या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या जीरो कूपन बॉन्ड्स, इस केस में क्या हो गया 12 मंथ्स हो गया, इस केस में क्या हो गया 12 मंथ्स हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मींस क्या, कैपिटल असेट हेल्ड बाय द असेसी, कैपिटल असेट हेल्ड बाय द असेसी फॉर नॉट मोर देन 36 months immediately preceding the date of transfer,
and gains arising therefrom are say short term capital gains. Gains arising therefrom are say short term capital gains. However, in case of security other than unit listed in recognized stock exchange, units of UTI या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या हो जाएगा? 12 महीने हो जाएगा. शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इमूवेबल प्रॉपर्टी में 24 महीने हो जाएगा, वैसे 36 महीने रहेगा. अब यहां पे देखो, अगर कोई मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स हैं, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स हैं और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ क्या? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे. इनसे होने वाले गेन्स हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट क्या हो गया? असेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, असेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. और जो गेन्स अराइज हो रहे हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं. और जो गेन्स अराइज हो रहे हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. अब देखिए, ये तो कुछ इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है किसमें? पीरियड ऑफ होल्डिंग में. वो अभी अपन डिस्कस करेंगे. कुछ पीरियड इंक्लूड होता है, कुछ पीरियड एक्सक्लूड होता है इन पीरियड ऑफ होल्डिंग. साथ साथ आप क्या है, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हम लोग क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यदि आपने कोई कंपनी के शेयर्स लिए, शेयर्स ऑफ कंपनी हेल्ड इन लिक्विडेशन, यदि आपने किसी कंपनी के क्या लिए? शेयर्स लिए, शेयर्स ऑफ कंपनी हेल्ड इन लिक्विडेशन, तो अब जब आपने शेयर लिए उसके बाद जब वो लिक्विडेशन में चली गई, जब वो लिक्विडेशन में चली गई, उसके बाद वाला पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन द पीरियड ऑफ होल्डिंग. जैसे अगर सपोज कीजिए आपने 15 जुलाई को शेयर्स लिए और 31 दिसंबर को कंपनी क्या है? लिक्विडेशन में चली गई, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रह गया? 15 जुलाई से 31/12 तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग रह गया. द डेट आफ्टर द विच द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, वो पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. अगर आपने कोई असेट 49(1) मोड्स में लिए, जैसे गिफ्ट में, इनहेरिटेंस में, विल में, ठीक है, गिफ्ट है, विल है, इनहेरिटेंस है, ये सब 49(1) मोड्स में आप क्या ले रहे हो? ये असेट्स ले रहे हो. 49(1) मोड्स में आपने ये असेट लिए. तो अब यहां पे क्या होगा? जैसे अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनी को चला गया, तो जितना पीरियड द असेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर, वो इंक्लूड हो जाएगा. जितना पीरियड असेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर, वो इंक्लूड हो जाएगा. उसके अलावा जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी. जो इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं प्रीवियस ओनर ने 1/4/21 के बाद, 1/4/2001 के बाद, और आपने इंप्रूवमेंट किया है, वो आपके इंप्रूवमेंट में जुड़ जाएगा. अब अगर सपोज कीजिए कोई स्टॉक इन ट्रेड को आपने कन्वर्ट कर लिया कैपिटल असेट में, तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा? डेट ऑफ कन्वर्जन से. डेट ऑफ कन्वर्जन से तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा. और जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, जो इससे पीजीबीपी निकलता है, डेट ऑफ कन्वर्जन, जो फेयर मार्केट वैल्यू है स्टॉक की, जिससे बिजनेस गेन्स निकले, यही क्या बन जाएगी? आपकी कॉस्ट एक्शन बन जाएगी. तो वेयर द इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट बाय द असेसी. इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट बाय द असेसी. पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, ठीक है, पीरियड जब से वो कन्वर्ट हुआ, वो पीरियड
वहाँ से काउंट होगा उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैपिटल असेट का। और फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टेकन, वो जो भी पीजीबीपी के लिए बिजनेस प्रॉफिट के लिए ली गई थी वही इसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अब अगर अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स को देने के बदले अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले, अमलगमेशन में जो मिस्टर ए था उसने एबीसी लिमिटेड के का मर्जर हो गया पीक्यूआर लिमिटेड में, उसको एबीसी के बदले पीक्यूआर के शेयर्स मिले, तो जितना पीरियड उसने अमलगमेटिंग कंपनी में उन शेयर्स को हेल्ड किया हुआ है, जितना पीरियड उसने अमलगमेटिंग कंपनी में इन शेयर्स को हेल्ड किया हुआ है, वो वाला पीरियड क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। और जो कॉस्ट एक्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, कॉस्ट एक्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी विल बिकम कॉस्ट एक्शन ऑफ शेयर्स टू हिम। इसी हिसाब से अगर बोनस मिला, एग्जिस्टिंग होल्डर को बोनस मिला, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। 1/4/2001 के बाद अगर बोनस शेयर्स इश्यू होते हैं तो इसकी सीओए कॉस्ट एक्शन हो जाती है क्या, नील। परंतु अनलेस केस फॉल्स अंडर 112A, 112A में आप फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 की ले सकते हो कॉस्ट एक्शन, या सेल्स कंसिडरेशन विच आर से लेस। अब 1/4/2001 के पहले तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है, 1/4/2001 के पहले जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी बेसिकली क्या बन जाएगी, कॉस्ट एक्शन बन जाएगी। एक होता है ऑफर ऑफ राइट्स, एक होता है ऑफर ऑफ राइट्स, जो एग्जिस्टिंग होल्डर को राइट शेयर्स का ऑफर देते हैं, तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा डेट ऑफ ऑफर से। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, डेट ऑफ ऑफर से। ऑफर ऑफ राइट्स की कॉस्ट एक्शन क्या हो जाती है, नील हो जाती है। एक होता है राइट शेयर्स, एक होता है क्या, राइट शेयर्स, ऑफर ऑफ राइट नीचे है, एक होता है क्या, राइट शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, डेट ऑफ ऑफर। पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, सॉरी डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर को राइट्स मिले तो जितना पैसा उसने कंपनी को पे किया है, जितना पैसा उसने कंपनी को पे किया है वो उसकी कॉस्ट एक्शन हो जाएगी। और अगर उसने राइट्स बाजार से खरीदे तो जितना बाजार वाले को दिया और जितना उसने क्या किया है, कंपनी को पे किया है, वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। आवाज नहीं आ रही थी ना, अब आ जाएगी। तो अगर एम्प्लॉयज को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, ईसॉप मिलते हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा कब से, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा कब से, डेट ऑफ अलॉटमेंट या डेट ऑफ ट्रांसफर से। और जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ईसॉप की, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ईसॉप की, वो क्या बन जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। जो फेयर मार्केट वैल्यू ईसॉप की है वो क्या बन जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उस केस के अंदर बन जाएगी। जो कॉस्ट, जो वहाँ फेयर मार्केट वैल्यू परक्विजिट के लिए लिया गया है वो कॉस्ट एक्शन बन जाएगी, फुल वैल्यू नहीं, कॉस्ट एक्शन बन जाएगी। अब अगर आपको रिजल्टेंट कंपनी के क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, आपको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं इन परसुएंस ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर के परसुएंस में रिजल्टिंग कंपनी के आपको शेयर्स मिल रहे हैं, डीमर्जर के परसुएंस में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, देखो जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स है डीमर्ज कंपनी की, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी अपॉन नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी
नेटवर्थ ऑफ डिमर्ज कंपनी बिफोर डिमर्जर into net book value of assets transferred to resulting company. net book value of assets transferred to resulting company, ये 49(2)(c में आता है, ये 49(2)(c के अंदर आता है। और यही कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज कंपनी आफ्टर डिमर्जर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज कंपनी आफ्टर डिमर्जर क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ से रिजल्टिंग कंपनी, यानी जो डिमर्जर के पहले जो कॉस्ट थी माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, वो कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज कंपनी हो जाएगी आफ्टर डिमर्जर। अब देखिए, यदि आपको शेयर्स के बदले स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको शेयर्स के बदले यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट दिए गए, उनको शेयर के बदले क्या दिया गया? यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट दिया गया है। तो शेयर की कॉस्ट ही बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स की कॉस्ट बन जाएगी, शेयर की कॉस्ट ही यूनिट्स की कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर की एम्बिट में नहीं लेते। और जब यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचोगे तो जो शेयर की कॉस्ट है वही बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स की कॉस्ट बन जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा इन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इज अलॉटेड pursuant to transfer of shares referred under 47(17). तो यहाँ पे जितना पीरियड आपने शेयर्स हेल्ड किया है उस कंपनी में, वो वाला पीरियड इंक्लूड हो रहा है। और जो कॉस्ट सेक्शन ऑफ शेयर्स ही क्या हो जाएगी? कॉस्ट सेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ से बिजनेस ट्रस्ट बन जाएगी। अब अगर कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिल रही है ऑफ कंसोलिडेटेड स्कीम ऑफ एमएफ, तो जो यूनिट की कॉस्ट थी इन कंसोलिडेटिंग स्कीम विल बिकम द कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट्स। जो ओल्ड यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट्स। और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो ओल्ड यूनिट्स का था वो क्या हो जाएगा? विल बी इंक्लूडेड इन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू यूनिट्स। सो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड acquired under consolidated scheme in case of capital asset being unit or units which becomes the property of the assessee in consideration of transfer referred under 47(18). क्या होगा? there shall be included the period for which unit or units in consolidating scheme of MF are held by the assessee. There shall be included the period for which the unit or units in consolidating scheme of mutual funds were held by the assessee. इसी हिसाब से आता है हमारे पास क्या? consolidated plan of mutual fund। इसके तहत ओल्ड यूनिट्स के बदले न्यू यूनिट्स मिल रही है, consolidated plan of mutual fund, तो there shall be included the period for which units इन कंसोलिडेटिंग प्लान वर हेल्ड। ठीक है, पुरानी यूनिट जितना हेल्ड किया गया है वो इंक्लूड हो रहा है, और उसी की कॉस्ट न्यू यूनिट्स की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। उसी की कॉस्ट क्या बन जाएगी? न्यू यूनिट्स की क्या है? कॉस्ट बन जाएगी। फिर बात आती है शेयर्स एक्वायर्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ जीडीआरस। शेयर्स एक्वायर्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ जीडीआरस। एनआर ने जीडीआरस को रिडीम करके क्या लिए? शेयर लिए। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो ऑफ शेयर ऑन द डेट व्हेन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट
व्हेन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट वॉज मेड, जो प्राइस है उसकी वो इसकी बन जाएगी कॉस्ट एक्शन, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कम से कम हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कमेंस हो जाएगा द डेट ऑन विच रिडेम्पशन रिक्वेस्ट इज मेड, जब से रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दी गई। तो शेयर्स एक्वायर्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ जीडीआरस, सो इन केस ऑफ कैपिटल असेट, in case of capital asset being share or shares acquired by non-resident assessee on redemption of GDRs, तो उसमें क्या हो जाएगा, the period shall be reckoned, the period shall be reckoned from the date, period shall be reckoned from the date when the redemption request has been made, ठीक है, period shall be reckoned from the date when the redemption request has been say made। और प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, प्रिवलेंट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ द रिडेम्पशन रिक्वेस्ट, वो इसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट सेक्शन बन जाएगी। इसी हिसाब से अगर सपोज कीजिए फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर है, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है, या बॉन्ड्स है, या डिबेंचर स्टॉक है, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इनका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, इनका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, किसमें, शेयर्स या डिवेंचर्स में। तो जितना जो कन्वर्टिबल पोर्शन की कॉस्ट थी, जो कन्वर्टिबल पोर्शन की कॉस्ट थी, ये बन जाएगी इसकी कॉस्ट एक्शन, और जितना पीरियड ऑफ होल्डिंग, जितना पीरियड ऑफ होल्डिंग किसमें हेल्ड किया गया है, पीरियड ऑफ होल्डिंग जितना डिबेंचर्स में हेल्ड किया, विल बी इंक्लूडेड इन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ से दीज शेयर्स और डिबेंचर्स। तो जहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स आपको मिल रहे हैं, जहाँ पे क्या मिल रहे हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स आपको मिल रहे हैं ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो देयर शैल बी इंक्लूडेड द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स एज अ केस में बी वॉज हेल्ड प्रायर टू द कन्वर्जन, और जो डिबेंचर की कॉस्ट थी कन्वर्टेबल पोर्शन की, वही इनकी कॉस्ट बन जाएगी। इसी हिसाब से आपको क्या मिल गए, राइट्स मिल रहे हैं, यानी अनलिस्टेड कंपनी का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अनलिस्टेड कंपनी का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कन्वर्जन हो गया किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। तो अब इसके अंदर जो पार्टनरशिप फर्म के अधिकार मिले पार्टनर को, शेयर्स के बदले मिले, वो शेयर होल्डर था, उसके बदले उसको पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के अधिकार मिले। तो इन अधिकारों की कॉस्ट क्या हो जाएगी, शेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, वही इन एलएलपी के राइट्स की क्या है, कॉस्ट बन जाएगी। शेयर्स की कॉस्ट ही क्या बन जाएगी, एलएलपी के राइट्स की कॉस्ट बन जाएगी। अब क्या होता है देखिए, 47(4) आगे पढ़ोगे, 47(5) में होल्डिंग कंपनी कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है, कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को, अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को, और ये सब्सिडरी कंपनी होती है क्या, इंडियन कंपनी। ये सब्सिडरी कंपनी होती है क्या, इंडियन कंपनी। इसी हिसाब से 100% सब्सिडरी कंपनी, 100% सब्सिडरी कंपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है। तो ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की एम्बिट में नहीं आता है, ठीक है। अब अगर 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर ये रिलेशनशिप खत्म हो गई, ठीक है, ये रिलेशनशिप खत्म हो गई, या ट्रांसफरी कंपनी ने
कन्वर्ट कर दिया क्या, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ट्रांसफरी कंपनी ने कैपिटल असेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर, उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर क्या होगा, उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस में जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। से इन्होंने 1 लाख की चीज अपनी सब्सिडी को 10 लाख में बेची थी, पर ये ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगा था पहले, पर अब टैक्सेबल हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफरी के लिए कॉस्ट सेक्शन क्या हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड अंडर 47(4) या 5 चार्जेबल बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 47A। जितना पीरियड ट्रांसफरी कंपनी ने इन असेट्स को हेल्ड किया, वहां से इसका, जब से इसने खरीदा तब से इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू हो रहा है, और जिस प्राइस पे इसने खरीदा वही इसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अब अगर कोई गिफ्ट आपको मिलती है, जो गिफ्ट आपको मिलती है और 56(2)(10) के अंदर ये टैक्सेबल हो रही है आपके एंड्स में, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है इस गिफ्ट की, फेयर मार्केट वैल्यू है इस गिफ्ट की, जो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए कंसीडर की गई, जो आपको टैक्स पर्पसेस के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए कंसीडर की गई, यही इसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट सेक्शन बन जाएगी। और जब से ये आपने असेट एक्वायर किया, गिफ्ट में मिला, तब से ही इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट किया जाएगा, तब से ही इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट किया जाएगा। एक आई थी अपने 2016 के अंदर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, 2016 में आपके आई थी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इसमें आप इनकम को डिक्लेयर कर दो, टैक्स दे दो, पेनल्टी दे दो, तो जिस वैल्यू पे, जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने उस असेट को डिक्लेयर किया आईडीएस में, वही आपकी क्या बन गई, कॉस्ट सेक्शन बन जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा 1/6/2016 से, यहां से इसका क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो प्रिफरेंस शेयर्स है, प्रिफरेंस शेयर्स है, इसका कन्वर्जन हो गया किसमें, इसका कन्वर्जन हो गया इक्विटी शेयर्स में। इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते, इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, वही कॉस्ट सेक्शन क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर्स की बन जाएगी। वही कॉस्ट सेक्शन क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर्स बन जाएगी। कॉस्ट सेक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बिकम कॉस्ट सेक्शन ऑफ से इक्विटी शेयर्स। और जितना पीरियड आपने उन शेयर्स को हेल्ड किया हुआ था, जितना पीरियड आपने प्रेफरेंस शेयर्स को हेल्ड किया हुआ था, वो आपके क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड हो जाएगा, वो आपके क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड हो जाएगा। अब आपके सेग्रीगेशन हो गया पोर्टफोलियो का, हो गया ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें आपके एक तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो हो गया, और एक हो गया आपके क्या, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो हो गया, और एक आपके हो गया क्या, जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो था। ये ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर की एम्बेट में नहीं आता। तो जैसे डिमर्जर है वैसे ही, तो अब आपके जो यूनिट्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, वो क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स थी इन टोटल पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय नेट असेट्स ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, नेट असेट्स ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इनटू नेट असेट्स वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड टू
सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, जैसे डीमर्जर है ना वैसे ही। जितना सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का असेट्स ट्रांसफर की एनएवी, टोटल पोर्टफोलियो की क्या जो एनएवी आ रही है, और ऊपर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, और बची हुई जो यूनिट्स की कॉस्ट है वो अब बन जाएगी कॉस्ट एक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स हेल्ड इन मेन पोर्टफोलियो। मेन पोर्टफोलियो में क्या हो जाएगी, ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी, जो ऊपर वाली कॉस्ट है उसमें से घटा देंगे। फिर आता है अपने पास क्या, गोल्ड के बदले आपको इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट रिसीट मिली। गोल्ड के बदले आपको इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट रिसीट मिली। तो जो गोल्ड की कॉस्ट एक्शन है, जो गोल्ड की कॉस्ट एक्शन है, वही इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट रिसीट की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ गोल्ड will be included in period of holding of क्या, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। ठीक है, तो वेयर द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, वेयर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इज इशूड बाय वॉल्ट मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड, तो जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड in the hands of person in whose name electronic gold receipt is issued, वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। जितना पीरियड आपने गोल्ड हेल्ड किया है वो वाला पीरियड क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट गोल्ड रिसिप्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के रिडेम्पशन पे क्या मिल रहा है, गोल्ड रिलीज किया जा रहा है, वेयर गोल्ड इज रिलीज्ड in respect of electronic gold receipt, conversion of electronic gold receipt into gold, तो जितना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है वही गोल्ड की कॉस्ट बन जाएगी, और जितना पीरियड आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को हेल्ड किया है वो वाला भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको मिल रहे कंपनी के शेयर्स, फॉरेन कंपनी के, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टेक का जो जॉइंट वेंचर में स्टेक था उसके बदले गवर्नमेंट शेयर्स मिले फॉरेन कंपनी के, तो जितना जेवी की कॉस्ट थी वही इन शेयर्स की कॉस्ट बन जाएगी। तो ये इंक्लूड एक्सक्लूड करके अपन डिटरमाइन करेंगे कि ये अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या फिर क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से होने वाले गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से होने वाले गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं। अब अपन ने क्या बोला था, कैपिटल असेट होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो होने वाले गेन्स क्या कहलाए जाते हैं, कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं। ट्रांसफर को डिफाइन किया है 2 क्लॉज 47 ने इंक्लूसिव मैनर में, ट्रांसफर को डिफाइन किया है क्लॉज 247 ने इंक्लूसिव मैनर में। ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल असेट इंक्लूड्स क्या, ट्रांसफर में क्या शामिल है, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। दूसरा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरिन, दूसरा है जैसे अपने पास शेयर्स थे 100 रुपए की फेस वैल्यू के थे, इनका रिडक्शन हो गया, इनका रिडक्शन हो गया और 10 रुपए की फेस वैल्यू के रह गए, तो ये क्या कहलाया जाता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरिन, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयरिन। तीसरा हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, तीसरा क्या हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। चौथा है मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, चौथा क्या है, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ से जीरो कूपन बॉन्ड्स। चौथा क्या हो गया, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। फिर आ गया कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ सच असेट, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ सच असेट इनटू से ठीक है, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ सच असेट इनटू से स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड।
ये भी ट्रांसफर है, यानी कैपिटल असेट को आप क्या कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये ट्रांसफर है। फिर इसी हिसाब से अगर सपोज करो बिल्डर से आपने कोई प्रॉपर्टी ली और इवन इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड, तो भी ये ट्रांसफर की एम्बिट में आएगा। अब वो उसका स्टॉक है तो बिजनेस होगा, और किसी का ये स्टॉक नहीं है तो कैपिटल गेन्स होगा उसके लिए। तो एनी ट्रांजैक्शन रेफर्ड अंडर से 53A of the Transfer of Property Act 1882, then any transaction which has the effect of say transferring or enabling the enjoyment of say immovable property, ये सब ट्रांजेक्शन्स क्या है, ट्रांसफर की एम्बिट में आ रहे हैं। ये सब ट्रांजेक्शन्स क्या है, ट्रांसफर की एम्बिट में आ रहे हैं। तो फंडामेंटली आप ये देखिए, ये सब ट्रांजेक्शन्स क्या है, ट्रांसफर की एम्बिट में आ रहे हैं। तो लेट अस सी ट्रांजेक्शन्स विच आर से coming under the ambit of transfer: sale, exchange or relinquishment of asset, extinguishment of any rights therein, compulsory acquisition under any law, maturity or redemption of zero coupon bonds, conversion or treatment of such asset into stock in trade, any transaction in the nature referred under 53A of Transfer of Property Act, या which are the effect of enabling the enjoyment of immovable property। कैपिटल असेट हो, उसका ट्रांसफर हो, तो होने वाले गेन्स क्या है, कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं।